हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट कर रहे थे ना, सेम उसका हम लोग पार्ट 2 उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2 सेट को कवर कर लिया था। कहने का मतलब है 1 to 40 MCQ हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। देन हम लोग आगे अब 40 MCQ से 80 MCQ के तरफ बढ़ेंगे और ये आपका टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा था। आई होप आपने पिछला पार्ट को जरूर देखा होगा। यदि पिछला पार्ट को आप नहीं देखे तो प्लीज़ उसे कवर कर लीजिए। देन हम लोग इसको कवर करते हैं। इसमें हमारा 3 यूनिट को कवर करेंगे, बाकी के यूनिट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41 से। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आगे और भी आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को एंड देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है सेट 3 का। आप लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने 4 सेट में इसको डिवाइड किया था अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 सेट को कंप्लीट किया। तो थर्ड सेट में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। यूनिट 8 बोले तो पॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 7 बोले तो फर्टिलाइजर जो हम लोग खाद के बारे में करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमारा प्रिपरेशन एंड कंपाउंड जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एंड हम लोग सेट 4 करेंगे, वो हमारा फाइनल सेट होगा। सभी यूनिट से मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको आंसर देना रहेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। निम्नलिखित में से कौन पीने के पानी में कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। मतलब पीने वाला जो भैया आपका पानी है उसमें तो कीटाणु है, तो उसको नाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग कौन सा कंपाउंड का उपयोग करते हैं। तो वो कंपाउंड हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र अगर हम लोग बात करें तो CaOCl होल Cl होगा। तो ये हमारा उसका कंपाउंड का फार्मूला हो जाता है। तो देन इसे आपने क्या करना है, नाम एंड उसका जो केमिकल फार्मूला उसे भी याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में आपको नाम की जगह केमिकल फार्मूला लिखा मिल सकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट मतलब मोहर का लवण का रासायनिक नाम क्या है। मतलब मोहर लवण का रासायनिक नाम बोले तो NH4 होल 2 FeSO4 होल 2 डॉट 6H2 हो जाता है। ये हमारा मोहर साल्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके आपने नाम याद करके ही जाने, थोड़ा सा भी इसमें डील करके नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 43 देखिए क्या कर रहा है। 43 कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कह रहा है मात्रक विश्लेषण में निम्न में से कौन एक ऑक्सीकारक के रूप में देखते हैं। तो इसमें हमें ऑक्सीकारक बताना है। तो ऑक्सीकारक हमारा होता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोले तो K2Cr2O7। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। मतलब इसमें हमसे क्या पूछा था, ऑक्सीकारक कौन सा उपयोग करते हैं। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक हमारा जो हमारा किस में रेडॉक्स ट्रांजिशन में प्रयुक्त होता है, तो वो कौन सा ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक हमारा यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 यहाँ पे हो जाएगा। इसका नाम और केमिकल फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा इस चैप्टर के लिए, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। हमें कैसे पता चलेगा भैया कि यहाँ पे CO2 गैस है। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लाइम वाटर का उपयोग करते हैं। लाइम वाटर क्या है, तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। कहने का मतलब है CO2 गैस जो है ना, चूना जल को दूधिया रंग में बदल देता है। जो CO2 गैस है ना, चूना का जो है ना रंग, उसको दूधिया गैस में बदल देता है, दूधिया में बदल देता है। क्यों, क्योंकि वो हमारा CaCO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। डेट्स वाई हमारा क्या होता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। देन हम लोग पहचान लेंगे अच्छा इसमें CO2 गैस है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच साल्ट इज कॉमनली यूज टू प्रिजर्वेंट आयोडीन डिफिशियंसी। मतलब आयोडीन की कमी को रोकने के लिए कौन सा नमक का प्रयोग किया जाता है। तो भैया आयोडीन की कमी है तो आयोडीन वाला नमक ही उपयोग करेंगे ना। प्रचार में भी देखते हैं, बोलता है कि इसमें अच्छा आयोडीन है, आयोडीन की कमी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यूज करते हैं आयोडीन सॉल्ट को यूज करते हैं आयोडीन डिफिशियंसी बोले तो आयोडीन की कमी से बचने के लिए। और आयोडीन में क्या मिलाया जाता है, तो वो हमारा Ki मिलाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ये आपका सूत्र हो गया पोटेशियम आयोडेट का। तो सूत्र आपने याद रखना है, केमिकल फार्मूला को छोड़ के नहीं जाना। एक केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, देन इसे आपने अच्छे से करके जाना है।
कह रहा है नेक्स्ट, और उससे कौन सा बीमारी होता है, ऊपर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था, विच केमिकल इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल से मतलब किस यौगिक को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, तो ब्लू विट्रियोल हम लोग को CuSO4.5H2O को कहा जाता है, जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट के भी नाम से जानते हैं। ऐसे इसका नाम केमिकली हम लोग देखें तो हमारा कॉपर सल्फेट हो जाता है, बट इंडस्ट्री में हम लोग इसे ब्लू विट्रियोल के नाम से भी फेमस है। मैं आपको एक टेबल दूंगा जिसमें इसका क्या रहेगा, केमिकल नेम रहेगा, सेकेंड उसका हम लोग का केमिकल फार्मूला रहेगा, देन उसका जो हमारा इंडस्ट्री में नेम है वो लिखा रहेगा। इस वीडियो के बाद हम लोग उसे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड ऑल्सो मेकिंग अ थर्मोमीटर। कौन सा यौगिक औषधियों और थर्मोमीटर बनाने में उपयोग किया जाता है, तो वो औषधि है हमारा कैलोमेल। कैलोमेल जो है ना हमारा थर्मोमीटर बनाने में भी उपयोग करते हैं, एंड देन उसका हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो कैलोमेल जिसका इसका हमारा सूत्र होगा हमारा Hg2Cl2, इसका उपयोग हम लोग दवाई बनाने में भी करते हैं एंड थर्मोमीटर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डिओड्रेंट। कहने का मतलब पानी की शुद्धि और डिओड्रेंट। आप लोग बहुत डिओड्रेंट यूज करते हैं, तो पानी की शुद्धि और डिओड्रेंट में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें हम लोग पोटास एलम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग होता है हमारा, पोटास एलम। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है पोटास एलम का केमिकल फार्मूला क्या है। ऑलरेडी ये आपको बताया जा चुका है, तो इसका आपने कमेंट बॉक्स में बताना है पोटास एलम का हमारा केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है। पढ़ सकते हैं पोटास एलम के बारे में। कह रहा है पोटास एलम जल की शुद्धिकरण में थक्कर और डिओड्रेंट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बच्चा वाला, ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत कम है, बट 2023 में पूछा गया था यही क्वेश्चन। तो आपने बताना है CaSO4.5H2 हमारा किसका हो जाता है, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाता है। कॉपर सल्फेट का भी अच्छा से याद रखिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। मतलब निम्न में कौन कांच और साबुन बनाने वाले उद्योग में उपयोग किया जाता है, तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इसमें कौन है, तो Na2CO3 जो है हमारा, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग कौन से इंडस्ट्री में करते हैं, कांच बनाने के बोले तो ग्लास बनाने वाले में, सेकेंड हम लोग करते हैं साबुन बनाने में। साबुन में इसका उपयोग होता है, ऑलरेडी आपको हम बताए थे कि साबुन का निर्माण कैसे होता है, एंड साबुन से मतलब डिटर्जेंट से हमारा कपड़ा क्लीन कैसे होता है, यह प्रोसेस पूछता है, वो कौन सा प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, विच इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हमारा यूरिया हो जाता है। एंड यूरिया का आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए कि यूरिया का हमारा केमिकल फार्मूला क्या, एंड यूरिया में कितना % नाइट्रोजन रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरिया का केमिकल फार्मूला की बात करें तो CONH2 होल ट्वाइस हमारा यूरिया का केमिकल फार्मूला हो जाता है। एंड बोले तो इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज, तो नाइट्रोजन हमारा 46% हमारा रहता है यूरिया में, देन इसे आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, विच इज अ फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर। फास्फोरस युक्त अवकारक मतलब उर्वरक कौन सा है, किसमें हमारा फास्फोरस रहता है, तो सल्फर हम लोग क्या किसमें यूज रहता है, तो हमारा सुपर फास्फेट। ये हम लोग खाद जो आपको अगर खेती से बिलोंग करते होंगे, जब भी अपने आलू रोपा होगा तो और ये प्याज रोपा होगा तो उसमें ये वाला हम लोग देते हैं सुपर फास्फेट। तो सुपर फास्फेट में क्या रहता है भैया, तो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। बस वही क्वेश्चन है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाया, उसमें ये सब डिस्कस हम लोगों ने किए हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है विच पॉल्यूटेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। वाटर बोले तो जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है, मतलब जल को गंदा कौन कर रहा है, प्रदूषित कौन कर रहा है, CO2 कर रहा है, तो नहीं, सीवेज कर रहा है। तो हाँ भैया, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम की बात करें तो हमारा सीवेज ही हो जाता है। सीवेज अब क्यों होता है, तो देखिए सीवेज जो हमारा घरेलू घर से हो गया, जो पानी वेस्ट पानी निकल रहा है, फिर जो हमारा औद्योगिक हो गया, वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपना जितना वेस्ट हो रहा है डायरेक्टली हमारे नदी में डंप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषित हमारा हो रहा है। और सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल की बात करें तो हमारा सीवेज ही हो जाता है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन में हम लोग का कौन सा, मतलब धुंध जो देखते हैं ना दिल्ली एनसीआर में इतना धुंध बन जाता है, बोलता है विजुअलिटी बहुत कम है, इतना ज़्यादा धुंध है। तो भैया धुंध बनने के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो उसके पीछे हमारा जिम्मेदार SO2 है। SO2 के कारण ही वो धुंध बनता है। तो SO2 क्या करता है, SO2 नमी और अन्य जो छोटा छोटा पॉल्यूटेंट हवा में हम लोग का तो घूम रहा है ना, बहुत जानते हैं दिल्ली में प्रदूषण है, तो उसके साथ मिल के वो क्या बना लेता है, स्मोक बना लेता है और धुआं जैसा बना देता है, जिसके कारण हमारा विजुअलिटी कम होता है। तो प्रदूषण के कारण होता है। वो हम लोग के गांव वाला ठंडा वाला कोहरा नहीं होता है, वो प्रदूषण वाला होता है जो कि बहुत जहरीला होता है एंड वो हेल्थ के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं होता। और जो हम लोग का ठंडा में गांव वाला बनता है वो जहरीला नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक्सेस नाइट्रेट इन वाटर कॉज ऑफ विच डिजीजेज। मतलब पानी में अत्यधिक नाइट्रेट कौन सा रोग को बढ़ावा देता है। मतलब यदि पानी में आपका ऑक्सीजन रहता है बट ऑक्सीजन कम होके हमारा क्या हो गया, नाइट्रेट आ गया, तो उस नाइट्रेट के आने के वजह से कौन सा बीमारी होता है, तो उसे हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। कहने का मतलब है यदि कोई छोटा बच्चा, उसे हम लोग बोतल का पानी दे रहे हैं, ठीक है ना, और वो छोटा बच्चा वो जो बोतल का पानी दे रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारी कम है और उसमें हमारा नाइट्रेट की मात्रा हमारा ज़्यादा है, देन उस बच्चे को जो बीमारी होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम में बेबी का कलर ब्लू कलर का हो जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि पानी में कौन सा गैस है, H2 है या फिर ऑक्सीजन है या फिर क्या है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा कि उसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ये नहीं बनेगा कि आप बताइए पानी में कौन सा गैस घुलनशील है कौन सा गैस घुलनशील नहीं है, ये नहीं पूछेगा। वो बोलेगा कि वो गैस अगर नहीं है तो कौन सा बीमारी होगा, अगर दूसरा गैस है तो कौन सा बीमारी हो। तो क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा सा डिफरेंस है। 10th लेवल में आपसे पूछेगा कि कौन सा गैस घुलनशील है, बट आपके लेवल में पूछेगा कि अगर वो गैस हम नहीं रहेगा तो कौन सा बीमारी होगा, आप यह बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है दी मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। मतलब एसिड रेन का मेन कंपोनेंट क्या है, तो एसिड रेन का मेन कंपोनेंट हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। एंड इससे पहले क्वेश्चन किए तो उसमें हम आपको बोले थे SO2 भी मेन घटक है, बट उससे भी मेन कंपोनेंट की बात करें तो हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाता है, जो कि HNO3 हमारा है नाइट्रिक एसिड। इसके वजह से भी अम्ल वर्षा होती है। SO2 क्या था, आपके कोयले के जलने की वजह से आ रही थी, बट हमारा एसिड रेन के रिस्पॉन्सिबल नाइट्रिक एसिड भी होते हैं, जिससे हम लोग NOx एंड SOx जो हवा में जो गैस है ना, X की जगह पे 2 आ जाएगा, ऐसे समझिए। देन क्या करता है, ये सब मिल के HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और ये दोनों मिल के मस्त बोलता है चलो बारिश कर दिया जाए, यार हंस रहा है। एंड वो जो बारिश हमारा होता है वो एसिडिक रेन रहता है। तो दोनों मुख्य घटक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में तो फिक्स रहेंगे। द मेन कॉज ऑफ वाटर हार्डनेस। मतलब जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था जल की मुख्य कठोरता का मतलब कठोर होने के पीछे Ca2+ एंड Mg2+ आयन होते हैं। एंड इसके कठोर रीजन की वजह से ही सोप हमारा यहाँ पे काम नहीं करता, ओनली डिटर्जेंट हमारा वर्क करता है। सोप हमारा मृदु पानी बोले तो ठंडे मतलब मीठे जल में काम करता है, एंड डिटर्जेंट हमारा कौन सा पानी में काम करता है, तो हार्ड वाटर में भी मस्त झाग देता है, वो डिटर्जेंट होता है। एंड ये आयन उपलब्ध रहते हैं जिसके कारण कठोर होते हैं। अच्छे से इन्हें याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच मेटल कॉज मिनीमेट डिजीज। मतलब कौन सी धातु मीना माट रोग के कारण बनती है। मतलब किस धातु की वजह से हमारा मीना माट रोग होता है, तो मरकरी जो हमारा है ना बहुत पॉइजनस है। हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं ना ऐसे रखा हुआ, बट वो क्या है फ्रेंड्स, वो बहुत ही पॉइजनस चीज़ है। उसे डायरेक्ट आपको हाथ वाथ में ऐसे लेके नहीं रखना चाहिए, अगर वो शरीर में चला गया ना तो मीना मेट रामक बीमारी होगा। एंड आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आप यदि प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको थर्मोमीटर लेके नहीं देने दिया जाएगा। क्यों कि इसमें क्या है, मरकरी है हमारा, मरकरी के कारण ही हमारा उसमें Hg है, जिसके कारण उसे हम लोग नहीं लेके दिया जाता है। एंड ये मीनामेट रोग फैलने के पीछे का कारण क्या, अब आप थोड़ी ना आप बोलिएगा कि ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा जो मरकरी फोड़ के खा लेगा। तो देखिए प्रदूषित होने मतलब उससे रोग आने के लिए क्या होता है ना, जैसे देखिए पारा जो हमारा Hg है दूषित मछलियों के माध्यम से शरीर में आता है, जो इससे मान लीजिए हम लोग क्या किए डंप करके पानी में डाल दिए और वो मरकरी मान लीजिए पारा हमारा कोई मछली आके वो उसका सेवन कर लिए, एंड उस मछली का सेवन भैया आप कर लिए। तो सबसे ज़्यादा इस रोग का फैलने के पीछे रीजन है तो वो मछली से ही हमारा फैल रहा है, जो क्या करता है दूषित मछली पारा ले रहा है और उसको हम लोग ले रहे हैं, बस हम लोग शिकार बन जा रहे हैं मीना माट का, और ये बहुत डेंजरस रोग है।
तो इसके पीछे का रीज़न क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रीज़न आपसे ये पूछेगा जी, ये नहीं पूछेगा कि मछली से फैल रहा, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए हमारा क्या कह रहा है। 59 कह रहा है विच गैस इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, मतलब निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ओजोन लेयर के लिए हमारा कौन सा जिम्मेदार है। अभी हमें बताना है कि ग्रीन हाउस के लिए हमारा कौन सा गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, CO2। CO2 वायुमंडल में ऊष्मा को रोकता है एंड वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है, तापमान बढ़ता है, जिसके कारण हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रेजेंट करता है। एक ग्रीन हाउस वाला, एक ओजोन लेयर वाला, ये दोनों को थोड़ा अच्छा से रखिएगा। इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को पूछने के। कह रहा है विच केमिकल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू किल जम्स, मतलब जम को मारने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। जल संचारण संयंत्र में कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग करते हैं। तो हमारा क्लोरीन का उपयोग करते हैं हम लोग कीटाणु को मारने के लिए, कीटाणु को खत्म करने के लिए एंड जल को प्यूरिफाई करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए। कह रहा है क्लोरीन इज वाइडली यूज इन डिसइंफेक्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वो क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। तो इसे आपने अच्छे से याद रखिएगा। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स ना सेट 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग स्विच करते हैं सेट 4 पे। ये हमारा फाइनल है। इसमें क्या रहेगा, जितने सेट हम लोग पढ़े हैं, जितने चैप्टर, उससे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अब उसमें क्या था, हम 3-3 यूनिट कर रहे थे ना, 3-3 यूनिट करके कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन को करते हैं एंड आपने फटाफट से जवाब देना है। ऑलरेडी आपको बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया जा चुका है 1 शॉट में, तो आपको जवाब देना चाहिए फ्रेंड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, मतलब कह रहा है दर्पण पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक का उपयोग किया जाता है। आप मिरर लीजिए, मिरर के पीछे देखिएगा एक परत चढ़ा रहता है, तभी वो रिफ्लेक्ट कर पाता है और हम लोग उसमें अपना चेहरा देख पाते हैं। तो उसमें हम लोग AgNO3 बोले तो नाइट्रेट का उपयोग करते हैं हम लोग, जिसके कारण हम लोगों को दिखाई देता है। नाइट्रेट का उपयोग करते हैं सिल्वर मिरर के कोटिंग में। देन इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चले अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 62। कह रहा है नेल्सन रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ विच आयरन, कहने का मतलब है नेल्सन अभिकर्मक का उपयोग किस आयन की पहचान के लिए किया जाता है। तो नेल्सन अभिकर्मक जो है हमारा रिएजेंट अमोनिया को पहचान के लिए किया जाता है कि यहाँ पे हमारा अमोनिया है या नहीं, अमोनिया है या नहीं। अब ये पहचान कैसे करता है, तो नेल्सन अभिकर्मक अमोनिया आयन के साथ भूरा रंग देता है। देखिए केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड है हम लोग उसको डायरेक्ट खा के टेस्ट नहीं कर सकते, किसी न किसी चीज़ से टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग नेल्सन अभिकर्मक है उससे हम लोग टेस्ट करते हैं अमोनिया है कि नहीं। यदि वो अमोनिया रहेगा तो वो भूरा रंग देता है, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा यह चीज़ अमोनिया है। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल कंपाउंड की पहचान को करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन मैच स्टिक एंड फायर वर्क इंडस्ट्री, माचिस और आतिशबाजी उद्योग में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देन आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना। मैच स्टिक वाला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आतिशबाजी जो हम लोग पटाखा वटाखा मारते हैं उधर भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो वहाँ भी फास्फोरस रहता है, रेड एंड वाइट फास्फोरस रहता है जो हाईली फ्लेमेबल होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने मैच स्टिक बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 64। विच एसिड इज प्रोड्यूस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कौन सा एसिड बनता है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए, तो इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फार्मूला ऑफ वर्मीलियोन, वर्मीलियोन का सूत्र हमारा कौन सा होता है। तो वर्मीनियोल हमारा कुछ नहीं है HGS, और ये वर्मीनियोल जो है उसका कौन सा नाम है, ये उसका इंडस्ट्रियल नेम है। तो कुछ इंडस्ट्रियल नेम आपने याद रखना। अगर इसके केमिकल नाम बात करें तो हमारा मर्क्यूरी सल्फाइड हो जाता है एंड इसका हमारा इंडस्ट्रियल नेम हमारा वर्मलीन हो जाता है। देन इसे आपने याद रखना। और ये बहुत ब्राइट रेड रंग का पिगमेंट देता है, बट इससे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो इंडस्ट्रियल नेम पूछता है 1 से 2 आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है। विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट यूज करते हैं। जेडन का उपयोग करते हैं, जिंक का उपयोग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा।
एंड आपने पिछली वीडियो में कमेंट नहीं किया कि रस्टिंग का हमारा फॉर्मूला कौन सा। आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं पता नहीं, बट आपने कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, नहीं आप लोग फ्रेंड्स लाइक करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए यदि वीडियो पसंद आता है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन रॉकेट प्रोपेलेंट। कहने का मतलब है नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग रॉकेट ऊपर जा रहा है उसमें ईंधन के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड को उपयोग करते हैं। तो उसमें हम लोग N2O4 बोले तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। टेट्रा मतलब 4, तो ऑक्सीजन 4 है ना, तो 2 मतलब 2, यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यह पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, यह बहुत ही ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देन इसे आपको याद रखना है क्योंकि रॉकेट वॉकेट आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो बन सकता है। कह रहा है विच आयन गिव वाइट प्रिसिपिटेट, मतलब वाइट अपक्षेप देगा विथ BaCl2 सॉल्यूशन। BaCl2 सॉल्यूशन के साथ कौन सा आयन सफ़ेद अपक्षेप देता है। तो जो हमारा सल्फेट है ना भैया, वही है जो हमारा BaCl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, वाइट प्रिसिपिटेट हमारा बनाएगा, वाइट अभिकर्मक के रूप में हमारा बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 69, विच इज नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन, मतलब आयरन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अयस्क हमारा हेमेटाइट होता है, जिसका सूत्र आपको याद रखना है Fe2O3 हमारा होता है। तो इसे आपने याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है कि उसका सूत्र क्या है, ऑप्शन में सूत्र ही दे देगा कभी कभी। विच एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म्स अ कलर कंपाउंड, मतलब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा एंड कलर कंपाउंड बताएगा, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा Fe हो जाएगा। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है तो +2 से -3 करता है, तो देन इसे आपने याद रखना है। एंड ये रंगीन यौगिक बनाता है। रंगीन बनने का पीछे का क्या रीज़न है, कलर होने के पीछे क्या रीज़न है, ऑक्सीजन वेरी करने के पीछे क्या रीज़न है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। कह रहा है विच इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ओर की बात करें तो बॉक्साइट हो जाता है। बॉक्साइट की हम लोग सूत्र की बात करें तो Al2O3.2H2 होता है। देन आपको बताना है एल्यूमिनियम को हम लोग कौन सा विधि से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निष्कर्षित करते हैं। आपने वो प्रोसेस को बताना है, एक बार प्रोसेस आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, लेड इज एक्सट्रैक्टेड बाय द विच ओर। लेड हम लोग किससे निकालते हैं, तो गैलेनिना से निकालते हैं। गैलेनिना का अगर हम लोग बात करें तो हमारा PbS हो जाता है, और ये मेन सोर्स है लेड का, बोले तो शीशा निकालने के लिए। लेड मतलब शीशा हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मर्क्यूरी फ्रॉम द सिनेबार। कहने का मतलब सिनेबार से मरकरी को निकालने के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सिनेबार से बोले तो सिंदूर होता है। सिनेबार हमारा क्या होता है, सिंदूर से मरकरी को निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हमारा रोस्टिंग प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच गैस इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ अ डाइल्यूट HCl, मतलब धातु के साथ तनु HCl क्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है। आप कोई मेटल ले लीजिए, अगर उससे हम HCl एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा H2 गैस निकलता है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी मेटल को यदि हम लोग HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लस्क इन मेटलर्जी, मतलब धातु कर्म में फ्लस्क की क्या कार्य है, क्या भूमिका है। तो क्या करता है, जो हमारा फ्लस्क रहता है गैंग के साथ रिएक्ट करेगा एंड स्लैग हमारा बना देगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। फ्लस्क क्या है, गैंग क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया। तो फ्लस्क जो है ना हमारा, वो अशुद्धि से मिलेगा, अशुद्धि से मिलकर नीचे क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप कोई मेटल निकाले सोना चांदी, इसमें कुछ कुछ अशुद्धि लगल है ना, तो फ्लश क्या करेगा, इससे जाके मिलेगा और गंदगी को नीचे पेंदी में बैठा देगा, बोलेगा चल तू साफ हो गया, निकल जा सोना चांदी। तो यही कार्य है हमारा फ्लस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 76 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी हमारा 3 हो जाता है, तो इसे याद रखना है। एंड इसी कारण हमारा Al3+ आयन को भी यह बताता है, यानी 3 अपना वो इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरा को। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोबेल गैस। नोबेल गैस कैंस है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन हो जाता है। तो जेनन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम लोग नोबेल गैस के उपयोग मतलब नोबेल गैस के रूप में जानते हैं।
एंड देन आपको बताना है हम लोगों का जो बल्ब है उसमें कौन सा गैस फिल किया जाता है, वो भी हमारा नोबल गैस ही फिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बल्ब जल रहा है तो गर्म होगा, ऐसा नहीं कि गर्म होने के बाद फूट जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे ना। तो उपयोग हम लोग उसका करेंगे जो कि नोबल गैस है, जो अक्रिय गैस है। तो आपने बताना है उस कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। एंड ग्रुप 18 के ऑल एलिमेंट हमारे क्या रहते हैं, नोबल गैस ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 78 देखिए क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है विच जेनन कंपाउंड एग्जिस्ट, जेनन का कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और वो कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछेगा जेनन के इस कंपाउंड का शेप क्या हो जाता है, हमारा शेप बताना है। देन इसका बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है, शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑलरेडी आपको बताएं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड एग्जिस्ट कौन सा करता है, तो XeF2 ही हमारा करता है। एंड इसमें जो F देख रहे हैं ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इन दोनों का कंपाउंड बनता है और यही सिर्फ एग्जिस्ट करता, बाकी ये सब ऐसा कुछ नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए हमसे क्या कह रहा है। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड आर फॉर्म बिटवीन, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कैसे बनते हैं। हमने एक एग्जांपल देखे थे BrCl का, तो वो कैसे बना था कि बोले थे ना, ई हाइड्रोजन था ए भी हाइड्रोजन, दोनों अपना हाइड्रोजन ग्रुप दोनों अपने अपने में मिलके कंपाउंड बना लिया। तो क्या क्या, दो हाइड्रोजन अपने आप में मिलके कंपाउंड बना लेते हैं, यानी टू हाइड्रोजन के मिलने से हमारा क्या बनता है, इंटर हाइड्रोजन बनता है। एंड इंटर हाइड्रोजन का आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, देन इसे आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपसे क्या पूछा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर पावरफुल ऑक्सीडाइजर, मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजर कौन है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक से एक क्वेश्चन देखिए बनेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बहुत सारा कराए थे। देन पावरफुल यदि हम लोग ऑक्सीकारक की बात करें तो ऑक्सीकारक हमारा KMnO4 हो जाता है। बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट हेवी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोले तो ऑक्सीकारक है। 3 से 4 ऑक्सीकारक हम आपको बता चुके हैं, उसमें आपको 3 से 4 को अच्छे तरीके से रट लीजिए कि कौन कौन सा ऑक्सीकारक है, क्योंकि एक ऑक्सीकारक से हर बार क्वेश्चन बना है, तो इस बार भी फ्रेंड्स जरूर बनेगा। तो हम लोगों ने अभी तक सेट 4 को भी कंप्लीट किया। टोटल हम लोग 80 MCQ को कंप्लीट किया एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग फुल्ली इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। यदि कोई भी डाउट रहा हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो कमेंट जरूर कीजिएगा। PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह पे अवेलेबल मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट या भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। PDF डाउनलोड कर लीजिए एंड रिवीजन आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आपने कमेंट करना है कि नेक्स्ट क्या, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आप लोग करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग हेवी कवर कर चुके हैं, एज इनऑर्गेनिक को भी कवर कर लिए, ओनली हमारा फिजिकल थोड़ा सा बाकी रह गया है। एंड हम लोग को फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिजिक्स भी ऑलमोस्ट कवर है। यदि किसी भी चैप्टर में आपको लग रहा है कमी है, देन कमेंट कीजिए, उस चैप्टर को हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। मैथमेटिक्स में भी हम लोग सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। उसी क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करना है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड फार्मूला को अच्छे से नोट करिए, रिवाइज करते रहिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है फ्रेंड्स। यदि कोई भी डाउट है कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।